हाँ नमस्कार। आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी में आपका सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए तो हमने आपको पहले संसाधनों के जो प्रकार हैं, किसके प्रकार, संसाधनों के जो प्रकार हैं उसके बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा? संसाधनों के जो प्रकार के बारे में बताया। और संसाधनों के जो प्रकार हैं उसमें उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति, समाप्तता, स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर है। उसके बाद में आपको पता है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का विभाजन किया है। और अब हम जो पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकारों में उत्पत्ति के आधार पर, पहले भी हमने इसको समझा दिया था और भी दोबारा से समझ लो इसको। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों के जो प्रकार हैं वो पहला कौन सा है? जैव संसाधन। पहला कौन सा है? जैव संसाधन को जैविक संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। किसके आधार पर है ये? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है? जीव मंडल से होती है। कौन से मंडल से? जीव मंडल से। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है भैया? जीव मंडल से होती है। और उनमें क्या व्याप्त होता है? जीवन व्याप्त होता है। यानी जो सजीव जो होते हैं वो जैव मंडल के अंदर या जीव मंडल के अंदर आते हैं। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है इत्यादि किसके अंदर आते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दोबारा से सुनिएगा इस परिभाषा को, जैव संसाधन की। जैव संसाधन की जो परिभाषा वो क्या है? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है? जीव मंडल से होती है। किससे होती है भैया? जीव मंडल से होती है। उसे क्या कहते हैं? हाँ, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है? जीव मंडल से होती है। और उनमें जीवन व्याप्त है। क्या व्याप्त है? जीवन। उनमें जीवन व्याप्त है। जैसे वनस्पति है, मनुष्य है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है इत्यादि किसके अंदर आते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती हो उन्हें जैव संसाधन या जैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशु धन इत्यादि। अजैव संसाधन वे ऐसे संपूर्ण संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ऐसे संपूर्ण संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा निर्मित होते हैं। निर्जीव वस्तुओं के द्वारा क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन। जैविक और अजैविक आप नाम से समझ गए होंगे। ऐसे संपूर्ण संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, बने होते हैं, उन्हें अजैव या अजैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। किसके? अजैव या अजैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? आगे देखो, जैसे चट्टानें हैं, आपकी जो चट्टानें रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें हैं, अपसादी चट्टानें हैं और आपकी केंद्रीय जो चट्टानें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और जो अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, समाप्तता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्तता के आधार पर, यानी समाप्त होने के आधार पर नवीकरणीय युग संसाधन और अनवीकरणीय युग संसाधन। अब नवीकरणीय युग संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय युग संसाधन है उसकी डेफिनेशन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता हो? विभाजित, वर्गीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी किसके माध्यम से? भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी धरातल वाले भाग पर वे संसाधन जिन्हें भौतिक,
माध्यम से, रासायनिक माध्यम से या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा वर्गीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता हो, इन्हें क्या बोलते हैं? नवकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, एक बार उपयोग करने में पुनः उत्पन्न किया जा सकता है सौर ऊर्जा को। कैसे? जो सौर ऊर्जा आपने प्राप्त कर ली, फिर आपकी समाप्त हो गई, उसके बाद में फिर पुनः ही सोलर सिस्टम के माध्यम से पुनः सूर्य से फिर प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा भी पुनः उत्पन्न की जा सकती है, जल को भी पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वन है, वन जीवन है, पेड़ पौधे दोबारा लगा सकते हैं, वन जीवन है, वे सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? नवीकरणीय युक्त संसाधन के अंतर्गत। अगला कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन, या इसको अनवीकरण युक्त संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल से होता है, एक लंबे समय अवधि के बाद में होता है। कौन संसाधनों का? अनवीकरणीय संसाधन। इनका दोबारा उन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इनको एक बार इनके उपयोग में ले लिया, उसके बाद में ये समाप्त ही हैं, सीमित भंडार है इनके। खनिज और जीवाश्म ईंधन, जो खनिज पदार्थ हैं आपके, जीवाश्म ईंधन है, वो इस प्रकार के संसाधन हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो संसाधन हैं उसमें आपको पता है भैया कि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। किसको? अनवीकरणीय युक्त संसाधनों को। और ये कैसे हैं? अचक्रीय हैं। कैसे भैया? अचक्रीय। एक बार प्रयोग के बाद साथ ही क्या हो जाते हैं? ये खत्म हो जाते हैं, दोबारा उपयोग में नहीं ला पाते हैं आप इनको। जैसे है, आपको मैं बता दूं उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, पेट्रोलियम पदार्थ हैं। कौन से बेटा? पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं जैसे डीजल है आपका, गैस है, यानी तेल, गैस, पेट्रोलियम, उसके बाद में कोयला है जीवाश्म ईंधन में, ये तो इसमें आ गया। खनिज तेल, खनिज तेल, पेट्रोल पदार्थों में जो खनिज तेल है जिसको काला सोना कहा जाता है। उसके बाद में कोयला है, कौन सा? जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला है आपका। इसका एक बार उपयोग करने में दोबारा उपयोग इसका क्या नहीं हो सकता है? उपयोग नहीं हो सकता है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बात समझ में? अब स्वामित्व के आधार पर देख लो बेटा। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर।
स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन हैं उनको देखिए, पहला है व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर पहला संसाधन कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन है। कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत जो संसाधन है, ऐसे संसाधन जिन पर पूर्ण रूप से अधिकार किसी निजी व्यक्ति का होता है। ऐसे संसाधन जिन पर पूर्ण रूप से अधिकार किसी निजी व्यक्तियों का होता है, निजी व्यक्तियों या निजी संगठन का होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में देखो, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं आपको। ऐसे संसाधन जिन पर पूर्ण रूप से अधिकार किसी निजी व्यक्तियों या निजी संगठनों का होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन कहते हैं बेटा? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। आगे बात समझ में, वे संसाधन जिन पर पूर्ण रूप से अधिकार किसी निजी व्यक्ति या निजी संगठन का होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है भैया? व्यक्तिगत संसाधनों के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में कि नहीं आई बताओ। आपको पता है किसानों के पास जो भूमि होती है, जो सरकार द्वारा आवंटित की जाती है, वो उसकी निजी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। वो भूमि निजी भूमि है ना, उसका लगान भी चुकाते हैं। ऐसे ही गांव में बहुत से लोग यानी भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोगों को आपको पता है जो भूखंड होते हैं, आपकी जो प्लॉट है जिस पर आपका मकान बना हुआ है, आपकी जो प्लॉट है जिस पर आपका क्या बना हुआ है? मकान बना हुआ है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। कैसा है? व्यक्तिगत संसाधन है। कैसा है संसाधन भैया? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। आगे बात समझ में, ऐसे ही आपको पता है और उसके जो मालिक हैं वो आप हैं, उसके जायदाद के मालिक। ऐसे ही आपको पता है चारागाह, तालाब हैं, कुओं का जल आदि संसाधनों को निजी स्वामित्व के कुछ क्या हैं? उदाहरण। माना कि आपने अपने खेत पर कुआं खोदा, वो निजी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? निजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चारागाह हैं, आपकी जो बाग हैं, अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। दूसरा कौन सा है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। कौन संसाधन बेटा? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। देखो, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर अधिकार किसी समुदाय
किसी समुदाय या संपूर्ण समाज का होता है। उसे ऐसे संसाधन पर अधिकार किसी समुदाय या संपूर्ण समाज का होता है, उसे सामुदायिक स्वामित्व, उसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। देखो मेरे बेटा, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर अधिकार किसी समुदाय विशेष या संपूर्ण समाज का होता है, उसे सामुदायिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता है कि गांव की जो शामिलात भूमि है, गांव की जो शामिल की जो भूमि है, वो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंतर्गत आती है। सामुदायिक जो भूमि है, जैसे संपूर्ण गांव की जो चारागाह भूमि है, वो सामुदायिक सबकी अधिकार है उस पर। सामुदायिक जो भवन होते हैं अटल सेवा जस केंद्र है, उस सबका अधिकार है उस पर। जो सरकारी जो विद्यालय हैं उसकी जो भूमि है, विद्यालय है, अस्पताल है ना। और आपको बता दूं कि जो तालाब हैं वहाँ के हैं, वो सब इसमें आते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जैसे सार्वजनिक पार्क हैं, पिकनिक मैदान हैं, खेल के मैदान हैं, या रहने वाले सभी लोगों के लिए क्या है, ये उपलब्ध हैं। इसके बारे में देखो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं आप सामुदायिक संसाधन में, यानी इनको सार्वजनिक के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक स्वामित्व वाले संसाधन, सार्वजनिक यानी ऐसे संसाधन जिन पर समाज के सभी लोगों का, सभी वर्गों का क्या होता है, अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं या सार्वजनिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। सरकार का भी उस पर क्या होता है, अधिकार। भारत सरकार का भी उन पर क्या है, अधिकार है। आगे देखो, जैसे पार्क हैं, शहर में जो पार्क हैं आपके, उन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वरन संपूर्ण जो समाज है, संपूर्ण जो समुदाय है, उसका क्या है, अधिकार है। ऐसे ही शमशान जो घाट होते हैं, उन पर भी सभी का क्या है, अधिकार। ऐसा थोड़ी है कि रामलाल ने कह दिया कि इस शमशान घाट में मत लाना अपने मृत जो बुजुर्गों को, मृत लोगों को, दूसरे वर्ग के लोगों से। ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर जो शमशान में अपने जो लोग मर गए हैं उनको जलाने के लिए आप आसानी से ले जा सकते हैं, कोई आपसे मना नहीं करेगा। ऐसे ही आपको पता है, यानी जो रेलवे जंक्शन हैं शहर में, ऐसे बस स्टैंड हैं, सरकारी अस्पताल हैं, ये सब किस में आते हैं, सामुदायिक के अंतर्गत आते हैं। आगे बस में अगला कौन सा है, राष्ट्रीय संसाधन। अगला कौन सा भैया, राष्ट्रीय संसाधन।
तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन, देश में पाए जाने वाले क्या, संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं भैया? राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। कैसे? इसको देखिए आप, राष्ट्रीय संसाधन, इसकी डेफिनेशन एक बार सुन लीजिएगा। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले जो संपूर्ण जो संसाधन हैं उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। माना कि भारत सरकार को, यानी भारत सरकार को, भारत राष्ट्र को किसी क्षेत्र से होकर के नेशनल हाईवे गुजारना है, किसी क्षेत्र से होकर के क्या गुजारना है? नेशनल हाईवे। मतलब ये खेत हैं, ये अलग अलग व्यक्तियों की क्या हैं? खेत। और इधर शहर है आपका कौन सा? मुंबई। इधर कौन सा है? दिल्ली। ऐसे और भी आसपास क्या हैं? इसके चारों तरफ खेत हैं। अब पहले दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अधिक दूरी होती थी, पहले दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अधिक घूमना पड़ता था, समय अधिक लगता था। अब हमको समय कम चाहिए। हमें क्या चाहिए? समय कम चाहिए। और कम समय में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? मुंबई पहुँचना चाहते हैं। कहाँ पहुँचना चाहते हैं भैया? मुंबई पहुँचना चाहते हैं कम समय में। तो ये लोगों के खेत हैं, ये लोगों के क्या हैं? खेत। ये किसका है? श्याम का है, ये राम का है, ये गोपाल का है, यह राहुल का है। इसके बाद में ये आपका बलदेव का है। अब इन पर अधिकार तो इनका है, इन पर अधिकार तो इनका है, लेकिन अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार चाहती है तो इन जो ये जो भूमि है जो सरकार ने लोगों को प्रदान कर रखी है, किसानों को दे रखी है, किसान इसका क्या चुकाता है? लगान देता है। किसान क्या देता है? इसका लगान भरता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसको क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है इस भूमि को, और इस भूमि से होकर के क्या सड़क मार्ग का निर्माण, नेशनल जो हाईवे है उसका क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। नेशनल हाईवे का क्या कर सकती है? निर्माण। और सीधा जो मार्ग है नेशनल हाईवे इन खेतों से होकर के, इस भूमि से होकर के गुजर सकता है। तो ये किसका आता है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जो खनिज पदार्थ हैं, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जहाँ भी जिन क्षेत्रों में निकलते हैं, तो ये नहीं है कि उस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाए। सरकार अगर पता लगते ही उस पर अधिग्रहण कर लेगी। क्या कर लेती है? अधिग्रहण कर लेगी। और वो संसाधन किसके अंदर आ जाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे बेटा? राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत उनको शामिल कर लिया जाएगा। किसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा? राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत उनको शामिल कर लिया जाएगा। आगे बात समझने में, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संसाधन चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हों, व्यक्तिगत के अंदर आते हों या सामुदायिक के अंदर आते हैं, अगर जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार उनको अपने अधिकार में ले सकती है। उनको क्या कर सकती है? अपने अधिकार में कर सकती है। ठीक है ना? तो आप ये नहीं समझें कि ये मेरी भूमि है,
ये मेरे खेत हैं, आप कर रहे हो, लगान दे रहे हो, लेकिन जब चाहेगी सरकार उनको क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, और अधिग्रहण करके उन क्षेत्रों में बड़े अस्पतालों का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है, बड़े अस्पतालों का, एयरपोर्ट बना सकती है, और नेशनल हाईवे को गुजार सकती है। इसको नेशनल हाईवे को भी क्या कर सकती है, गुजार सकती है। इस कारण से राष्ट्रीय संसाधनों में जो देश की जो संपूर्ण संपत्ति है वो इसमें शामिल की जाती है। यानी जितने भी प्रकार के जो संसाधन हैं उन पर पूर्ण रूपेण जो अधिकार बन जाता है वो किसका बन जाता है, राष्ट्र का बन जाता है साहब। किसका बन जाता है, राष्ट्र का बन जाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना सा ही काफ़ी है, और कल